नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक जेम्स ज्वेलरी डायमंड्स वाली कंपनी को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या लगता है ये कंपनी आने वाले समय में क्या मल्टी बैगर साबित हो सकती है? क्योंकि ये अपनी बिजनेस को लेकर के यदि हम लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो ये लगातार अपने स्टोर को खोलने में व्यस्त है। कंपनी का नाम है वैभव ज्वेलर्स और ये कंपनी लगातार अपनी स्टोर अलग-अलग लोकेशनों में खोलती जा रही है और काफ़ी कति कहती है जो टोटल इनके पास यदि बात किया जाए, तो टोटल स्टोर आज के टाइम में जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी उसमें इस कंपनी के पास 17 स्टोर्स इनके पास हैं, जो कि ज्वेलरी, डायमंड्स और अ, जो आभूषणों वाली चीज़ों में डील करती नज़र आती। सिंपल बातों में समझा। अब इसको लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं जो कि कहते हैं एक्सप्लोटाइज्ड डायमंड से लेकर के अलग-अलग चाहे उसकी वैराइटीज़ हो या कैटलॉग्स की बात किया जाए उसमें कंपनी कामकाज करती है और वैभव ज्वेलर्स इसका नाम है और इसकी मार्केट की स्ट्रेटजी की तरफ हम मूव करें, तो ये देखा गया कि जब से लिस्टिंग हुआ था इसका, लिस्टिंग के बाद एक बड़ी डिप आई थी। डिप के बाद आप देखेंगे तो इनकी स्टॉक प्राइस में एक सपोर्टिंग जोन आके क्रिएट होती है और उस सपोर्टिंग जोन के आसपास कई बार आके अटकी है और सपोर्टिंग जोन क्या निकल के आती है नियरली करीब 200 से ऊपर की बातें कहती है जहाँ पे सपोर्टिंग जोन कहती है। फिलहाल इस मार्केट के स्ट्रेटजी के मुताबिक देखा जाए इसमें यदि सपोर्टिंग जोन पे बार बार टिकती है तो आगे आने वाले समय में कुछ रैली क्रिएट करने की कोशिश है, जबकि बॉटम टू बॉटम में नहीं था, हायर टू हायर के लिए कामकाज करती नजर आई है। तो कंपनी का क्या कहती है फंडामेंटल स्ट्रेटजी? कंपनी का नाम मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, जो कंपनी 2003 में बनी थी और कंपनी का कामकाज में देखा जाए बुक वैल्यू 136 का, इंटरेंसिक वैल्यू काफी बेटर है, जिसके मुताबिक आज कह सकते हैं कि आज की जो प्राइस है वो भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, जबकि हायर टू हायर 350 तक गया था, लोअर साइड में कह सकते हैं कि 165 तक की आसपास की उन्होंने सपोर्ट लिया था। जैसे ही हमने चार्ट ग्राफ में यहाँ पे दर्ज किया था कि सपोर्ट काफी निचले लेवल तक लिया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी सपोर्टिंग लाइन चेंज होती गई और इनका रिसेंटली सपोर्ट की बात किया जाए जहां पे आकर के अटकने की चांसेस बनती है। इसके अलावा यदि चर्चा किया जाए तो कंपेरिजन यदि आप इसकी इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे आज वो पूरे के पूरे मार्केट खाली है। इनको इस स्टॉक को लेकर के जो अर्निंग पर शेयर 18 रुपए से ज़्यादा कमाती भी है और पूरे के पूरे कंपनी में देखा तो 4 करोड़ 88 लाख के शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप केवल 1100 करोड़ का आसपास आंकड़ा देता है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 16 से लेकर के नियरली 16% के आसपास ही रखती है। अच्छी बात ये है जब हम कोई स्टॉक को फाइंड करके लेके आते हैं स्किनर की हेल्प से तो हमारी अच्छी बात ये है कि प्रमोटर का होल्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और साथ में उस कंपनी में डीआई का भी होल्डिंग इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखा गया 75% के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। जहाँ तक डेट टू इक्विटी का सवाल है 0.65 का आंकड़ा देती है। करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा हाई की बात कहती है, लेकिन इसको लेकर के आप नेट्स यदि इन पार्टों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती है। यहाँ पे यदि हम समझाने की पर्पज से लेके हम तीन फार्मूला क्रिएट करके लेके आए और उसमें हम समझाने के पर्पज से एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे कंपनी ये कहती है कि हमारे पास 100 रुपये की हमने प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुकिंग के बेसिस पे यदि आप इनको देखते हैं खास करके आउटस्टैंडिंग पार्ट जिसको हम कहते हैं कि मार्केट में उधार पड़ी हुई पैसे हैं जो कब आएंगे कितने टाइम में आएंगे इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो आंकड़ा केवल 50% का कहता है। मतलब 100 रुपये प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे 50% का ही उनका उधार 50 रुपये का ही उधार था, अर्थात 50 रुपये हाथ में मिल चुका है। ये इनके लिए एक अच्छी बात निकल के आती है क्योंकि इस तरह के स्टॉक में रेगुलर ट्रेडिंग वाले सिस्टम्स हैं और इस कंपनी का कारोबार में रेगुलर ट्रेडिंग में रेगुलर पैसे आते हैं। यदि हम मार्केट की चार्ट ग्राफ को देखें कुछ फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के तो इसके मुताबिक ही देखा है तो 2023-24 के मुकाबले यहाँ पे इन्होंने बेटर रिटर्न क्रिएट करती नजर आती, जहाँ रेवेन्यू पोर्शन को देखा जाए या नेटवर्थ पोर्शन को देखा जाए। यदि हिस्टोरिकल पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को देखते हैं तो उसके मुकाबले भी काफ़ी बेटर इन्होंने इस कंपनी में बेटर क्या निकल के आती है, सेल्स का पार्ट्स लगातार बढ़ती जाती है। उसी के मुताबिक यदि हम इनके स्टैंड लोन कंसुलेट डेटा को भी देखें तो कंसुलेट डेटा 2017 के बाद ऐसा कोई साझा नहीं होता है। यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो सितंबर के महीने में
जो था केवल एक ही फेस्टिवल था जिसका नाम था गणेश चतुर्थी। और अक्टूबर में पता है, अक्टूबर में नवरात्रि से लेकर के दुर्गा पूजा, सॉरी, नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक का मूड था। उसके बाद लगन का पीरियड चल रहा था। इस पीरियड में खास करके मुझे लगता है कि दिसंबर का रिजल्ट आएगा इसका, वो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टोर भी इनके खुल चुके हैं मार्केट में। और इसके मुकाबले देखा जाए 3% से लेकर के 20% तक नेट इनकम साइड में ग्रोथ का आंकड़ा दर्ज कर। यदि लास्ट 12 महीने के डेटा को भी मानते हैं तो चलो 2200 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि इससे पहले इस तरह के टर्नओवर कभी कंपनी के पास नजर नहीं आई थी। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, वो भी लगातार पीक पे है, करीब 88 करोड़ तक की प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर रही है, जो कि इनके लिए, देखिए, एक जगह पे हम आकर के एक बर्डन की बातें करते हैं जिसका नाम है डेट टू इक्विटी, क्योंकि ये नंबर से कंक्लूजन नहीं मिलता कि आखिर कंपनी में कितनी लायबिलिटीज बनी हुई है और लायबिलिटी के पीछे क्या हकीकत है। इसके लिए जब हम इनकी डिटेल में जाते हैं तो हमारे समझ में आ पाई, जो कंपनी के पास जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेरिजन टू द अदर सोर्स ऑफ इनकम से। तो ये एक इनको बर्डन बनाती है। यदि ये इनका बर्डन थोड़ा सा कम होता है तो मार्केट और ज़्यादा पुल बैक करने के चांसेस क्रिएट करती है। जहां तक कंपनी में निवेशकों का ध्यान हमने देखा कि निवेशकों की देखा तो करीब 30,000 से ज्यादा निवेशक का लिस्ट आती है सितंबर तक की, और हो सकता है दिसंबर वाले पीरियड में और ज्यादा निवेशकों का लिस्ट सामने आए, क्योंकि यहाँ पे एफआई और डीआई में देखा है कि एफआई ने अपनी पोजीशन तो अल्टीमेटली बेच लिया यहाँ से, लेकिन डीआई के पास भी थोड़ी बहुत बेचती हुई आज भी करीब 1% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे बना के रखी है। जबकि आम निवेशकों के पास लगातार यहाँ पे क्या बनता जा रहा है, एक दबाव बनती जा रही है, क्योंकि एफआई और डीआई यदि बेचेंगे तो आम निवेशकों के पास हाथ में कुछ न कुछ जाएगा। जहां पे आम निवेशकों में देखा गया कि एक खास करके कोलेट्स डीलर्स हैं जो कि इनके पास 1% की होल्डिंग देखने को मिला है, और 30,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है। इसके अलावा यदि हम सीजीआर की बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी का जो सेल्स था वो लगातार बेटर करती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बेटर करती जा रही है। स्टॉक प्राइस में अप डाउन की सिचुएशन में करीब 30% तक की गिरावट दर्ज करती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट देने के लिए एक एवरेज रेट से निकलने की कोशिश में चल रही है। जहां तक कंपनी में रिस्क फैक्टर का सवाल है, जहां पे हमने इस 3 फॉर्मूला बेसिस पे हमने एग्जांपल लिया था कि 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग के बेसिस पे कंपनी के पास केवल 50 रुपए का ही उधार पड़ी थी। उसको लेकर के रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो कंपनी में केवल 5 दिन के लिए रिस्क फैक्टर है। और यदि बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के पास जो कर्ज की सिचुएशन है वो लगातार बढ़ती ही जाती है, और इसको लेकर के मुझे कई बार मैं कहता हूँ कि कर्ज यदि कंपनी कुछ कम भी करे तो शायद उसके लिए काफी बेटर और साबित हो सकता है। यहाँ पे कंपनी के 432 करोड़ का लोन दिखता है, जिसकी वजह से इसके पास हाई इंटरेस्ट रेशियो की बात ही कहती है। फिक्स एसेट्स लगातार इनकी बढ़ती जा रही है, कई बार अप डाउन भी होता है, लेकिन जब ये नए स्टोर खोलते हैं तो शायद इनके फिक्स एसेट्स में वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वृद्धि दर्ज नहीं करती है। लगता है सबके सब रेंटेड या फ्रेंचाइजी बेच काम शायद करने की कोशिश में है। जहां तक इन्वेंट्री का सवाल है तो इन्वेंट्री कंपनी के पास अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिला था सितंबर में, क्योंकि अक्टूबर वाले में पीरियड में अच्छी खासी बिकवाली होना था, तो हो सकता है यहाँ सितंबर वाले में इनके पास ये पोजीशन बना रहे। जबकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छे खासे इनके पास बन के आए हैं। पीयर्स के मुकाबले यदि देखेंगे तो कंपेयरिंग यदि करते हैं टाइटन कंपनी से या फिर पी एंड गार्गिल से या कल्याण ज्वेलर्स से, तो उसके मुकाबले यहाँ निवेशकों का जो अभी क्राउड है वो काफी कम दिखता है, काफी कम दिखता है। उसके पीछे क्या वजह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो कहती है काम काज अच्छे करे कर 17 स्टोर की बात भी कहती है, और कामकाज भी धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट करती जा रही है। तो फिर मार्केट में एनालिसिस बात में कोई फंडामेंटल बड़ी मूवमेंट की बात नहीं कहते, जो कहते हैं सब कुछ साइलेंट बैठी है और डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है, उसका बस आंकड़ा दर्ज कर देते हैं। जो कि कंपनी जेम्स ज्वेलरी और डायमंड से वॉचेस से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप की कंपनियां रही है, और स्टैंडअलोन डेटाबेसेस पे पिछले पीरियड के मुकाबले थोड़ा सा कई बार डाउन साइड कई बार अपसाइड देखने को मिला है। भले ही सेल्स उन्होंने बढ़ोतरी किया हो, लेकिन इनमें दोनों में ऑपरेटिंग से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज में डिक्लाइनिंग का रिएक्शन देखने को मिला है। तो चार्ट लेवल पे हमने देखा कि स्टॉक में लगातार अप डाउन का सिचुएशन रहा है, लिस्टिंग के बाद लगातार मार्केट गिरती जा रही है,
लेकिन मार्केट एक जैसे हमने दर्ज किया था कि एक सपोर्टिंग लाइन इसके पास दिखती है, सपोर्टिंग लाइन के आसपास आके बार बार अटकी है, और इसके आसपास यदि मार्केट दोबारा पुल बैक करती है तो शायद मार्केट यहाँ से कुछ मल्टी बैगर्स की तरफ रिएक्ट कर सकता है। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल का ट्रेंडिंग ये था जो मार्केट में पिछले 1 महीने की ट्रेंडिंग में अप और डाउन दोनों का सिचुएशन क्रिएट देखने को मिला है। और अक्सर होता है मार्केट में, जब मार्केट में पैसे बनाने का हो तो पैसे जब तक बेचेंगे नहीं तब तक पैसे नहीं बनेंगे। और ट्रेंडिंग यही कहता है जब कोई बेचता है तो यदि मार्केट में सभी बेचने के लिए रेडी है तो सब बेचने के लिए तैयार होते हैं, जब कोई खरीदने के लिए तो सब खरीदने के लिए तैयार होते नजर आते हैं। हम किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी स्पॉन्सर्ड या प्रमोशन की बात नहीं करते हैं, ना कोई प्रोडक्टिविटीज को लेकर के, ना स्टॉक को लेकर के। ओनली और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और यदि हमारी आपको वीडियोस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।